हेलो डियर, वेलकम टू दिस वीडियो। इसके अंदर हम कंसेप्ट लेक्चर 2 करने वाले हैं रेशियो का। इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि आपकी रेशियो की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और मजबूत करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपको दिखेंगे नहीं जब इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो। ठीक है, मिस्टर इंडिया ये घड़ी नहीं पहनते, ये दिखेंगे नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये नज़र भी आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो हमेशा की तरह अवेयर होकर ये वीडियो आपने देखनी है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अपना पेन और नोटबुक ले आओ। छोटे छोटे पॉइंट्स की कलेक्शन है रेशियो के रिगार्डिंग। कुछ इजी हैं, कुछ थोड़े से ट्रिकी भी हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल भी हैं। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो अगर आप इनका नोट्स बनाना चाहोगे, इन ये जो पॉइंट्स हैं इनका नोट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक या दो क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, तब आप इनके नोट्स बना पाओगे। ठीक है, इनको अगर आपने, मैं ये बोलता हूँ ना कि क्वेश्चन के नोट्स नहीं बनाने, कंसेप्ट के नोट्स बनाने हैं, तो अगर इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाओगे तो फॉर एग्जांपल एक या दो क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, वो नोट्स के अंदर उतारोगे तो क्वेश्चन के थ्रू उतारना। ठीक है, तो ये देखो भाई, सबसे पहला बहुत ही आसान पॉइंट, इफ 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c देन a इज टू b इज टू c। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हमें चीज़ें दी जाएं, वेरिएबल्स दिए जाएं, तो उनका रेशियो निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है यहाँ पर ये जो नंबर्स है ना, इनका एलसीएम लो। 3, 2 और 4, इनका एलसीएम लो और उससे डिवाइड कर दो तीनों को। बिकॉज रेशियो के अंदर अगर हम तीनों चीज़ों को डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल टू वाई, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ x/2 इज इक्वल टू y/2। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों से, है ना। तो यहाँ पर 4, 2 और 3 एलसीएम क्या होएगा, 4, 2 और 3 का 12। तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3a अपॉन 12 इज इक्वल टू 2b अपॉन 12 इज इक्वल टू 4c अपॉन 12। एलसीएम मैंने इसलिए लिया ताकि मैं इन सबसे काट पाऊँ। 3 चौके 12, 2 छिके 12, 4 दिए 12। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया a/4 इज इक्वल टू b/6 इज इक्वल टू c/3। ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, तो इनको मैं k के इक्वल मान लेता हूँ। कई बंदे बोलते हैं x से करा रहे हो, तो चलो k मान लेते हैं, x नहीं लेते। ठीक है, तो a/4, अब इन दोनों को इक्वेट करो। a/4 इज इक्वल टू k, तो a इज इक्वल टू 4k, b/6 इज इक्वल टू k, तो b इज इक्वल टू 6k, एंड c/3 इज इक्वल टू k, तो c इज इक्वल टू 3k। अब अगर आप a इज टू b इज टू c निकालोगे मेरे भाई, ये हो गया 4k इज टू 6k इज टू 3k। ठीक है, तो बिकॉज हमने रेशियो निकालना है तो k से तो ये कट ही जाएंगे। तो ए बी सी का रेशियो क्या आएगा, 4 इज टू 6 इज टू 3। तो ये पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम शॉर्ट करेंगे डायरेक्टली, एक स्टेप के अंदर आप कैसे निकाल सकते हो। तो इसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए हमने करना क्या है, 4, 2 और 3 यहाँ पर जो नंबर है उनका एलसीएम हमने निकाल लिया। तो मन ही मन में आपने ऐसे नीचे 12 रखना है, मन में ऐसे प्रैक्टिकली लिख के नहीं रखना। तो 3 से ये जाएगा 4 पर, तो यहाँ पर ए बी और सी का रेशियो आपके सामने अपने आप आ जाएगा पहले ही स्टेप में। आपने मन ही मन में 12 देखा इनका एलसीएम, तो 3 चौके 12 रेशियो, 2 छिके 12 रेशियो, 4 दिए 12, 4 इज टू 6 इज टू 3। यानी कि यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमें चीज़ें इस फॉर्मेट में मिल जाए ना, इस फॉर्मेट में a/4 b/6 c/3, इसका मतलब ये होता है कि ये a b और c का रेशियो है। a अगर 4 यूनिट है तो b 6 यूनिट है तो c 3 यूनिट है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि x/2 इज इक्वल टू y/17 इज इक्वल टू z/13, इसका मतलब x y और z का रेशियो है 2:17:13, जब चीज़ें हमें इस फॉर्मेट में मिल जाएं तो। ठीक है, तो हमने इनका रेशियो निकालना है, तो सिंपली क्या करना होगा, इन तीनों नंबर्स के जो भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं उनके एलसीएम से सिर्फ डिवाइड करना है, हमारे सामने रेशियो होएगा। क्लियर है जी। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आपको एक बतानी थी छोटी सी, अभी ध्यान में थी, क्या बताना चाह रहा था, एक बार लेट मी थिंक। 3 2b 4c, वो इनवर्स वाला तो मैं बता ही दूंगा, वो तो ध्यान है ही। एक और छोटी सी चीज़ आई थी, चलो छोड़ो, थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था
कि अगर 3A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 4C, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ़ 3A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 4C, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, मैं A/B/C लिख सकता हूँ। अगर A का कुछ गुणा करके, B का कुछ गुणा करके, C का कुछ गुणा करके अगर इक्वेट कर रखा है, तो A का जो भी कोफिशिएंट है ये यहाँ पर 3/1 है एक्चुअल में। जो 2 होता है वो 2/1 होता है, जो 4 होता है वो 4/1 होता है। तो A का जो भी कोफिशिएंट है उसका इन्वर्स करके, उसका उल्टा करके, उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम यहाँ पर लिखोगे, यानी कि 1/3 रेशियो B को क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/2 और C को क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/4। हाँ, मेरे को ध्यान आ गया क्या मैं बताना चाह रहा था। मैं लिख लूँ एक बार, ये ना भूल जाओ। अब तक एक भी चीज़ मिस नहीं किया ना और आपकी, तो आगे क्यों मिस करें। तो A/B/C 1/3 1/2 1/4 जो भी इनके कोफिशिएंट है, तो अब अगर 1/3 1/2 1/4 ऐसे हो गए, और इस रेशियोज को, रेशियो हमेशा कैसे होता है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि भाई रेशियो को हमेशा फ्रैक्शन में नहीं लिखना, इंटीजर में लिखना है, पॉइंट में भी नहीं लिखना। तो अब आप ABC का रेशियो निकालोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 और 2 से डिवाइड होने वाली संख्या से, यानी कि इनके एलसीएम से 12 से। तो 3 चौके 12, 2 छिक्के 12, 4 तिये 12, 4:6:3। क्लियर है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कब मदद में आएगी, ये अंडरस्टैंडिंग मदद में आएगी अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में बंदा दे दे आपको, बंदा आपको ऐसे दे दे एग्जामिनर 3/2 इज इक्वल टू 4/3B इज इक्वल टू 5/6C ऐसे दे दे। तो अब मुझे पता है, अब करने को तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई 3 4 और 5 जो ऊपर नंबर हैं उनके एलसीएम से डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 3 4 और 5 का 60, तो मैं 60 से डिवाइड कर दूं, तो 3 से कितने पर जाएगा 20, तो A/40 इज इक्वल टू 4 से कितने पर जाएगा 15 पर, 15 तिये 45, 5 से कितने पर जाएगा 12 पर, 12 छिके 72। तो A B और C का रेशियो क्या आ गया यहाँ पर, AB और C के नीचे क्या लिखा हुआ है, 20 दूनी 40, 15 तिये 45, 12 छिके 72, ये रेशियो है अगर फ्रैक्शन में दे दे तो। अदरवाइज उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर किसी ने ये बोला 3/2A इज इक्वल टू 4/3B इज इक्वल टू 5/6C, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि A/B/C इज इक्वल टू 2/3, ये उधर जाके 2/3 हो जाएगा, रेशियो 3/4 रेशियो 6/5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 4 और 5 के एलसीएम से, यानी कि 60 से, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। उसी चीज़ को दो तरीके से मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है जी। अब दूसरा मैं क्या बोल रहा था, दूसरा मैं ये बोल रहा था कि मान लो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कि भाई 3A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 4C, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 2 और 4 के एलसीएम से डिवाइड करना है, ज़रूरी नहीं है। एलसीएम से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ऐसे नंबर से मैं डिवाइड कर पाऊँ कि 3 2 और 4 कट जाए, तो 3 2 और 4 तीनों कट जाएं, ये गारंटी अगर मैं देना चाह रहा हूँ तो मैं इन तीनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 3 2 और 4, 3 भी कट जाएगा इससे, 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा। ये एलसीएम से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये नंबर कट तो जाएगा। तो अगर मैं 3 से काटूंगा तो ये लो, 2 से काटूंगा तो ये लो, 4 से काटूंगा तो ये लो। तो अब यहां पर A के रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आया है, A के रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है B और C के साथ जो कोफिशिएंट थे, क्योंकि A के साथ वाला तो कट गया, तो 2 और 4। रेशियो B को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है 3 और 4, यानी कि B के साथ जो था उसको छोड़कर बाकी 2 वो तो कट चुका है, और C को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है C के साथ वाले को छोड़कर बाकी 2, 3 और 2। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो, अगर A/B/C निकालना है, A के साथ जो है उसके अलावा 4 दूनी 8 उनकी गुणा, रेशियो B के साथ जो है उसके अलावा बाकी 2 की गुणा, 4 तिये 12, रेशियो C के साथ जो है उसके अलावा 3 दूनी 6। ये कब काम आएगा सर, ये काम आएगा अगर कल को एग्जामिनर आपको ऐसे बोल दे 23A इज इक्वल टू 21B इज इक्वल टू कुछ भी 19C, तो अब मुझे पता है कि A/B/C क्या है, A को रिप्रेजेंट करेगा A के अलावा 21 × 19, 21 × 19, B को रिप्रेजेंट करेगा 23 × 19, C को रिप्रेजेंट करेगा 19 के अलावा 23 × 21। ऐसी सिचुएशन में काम आ जाएगा। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं।
एक, सारे नंबर्स को इनके नीचे ले आओ, ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो। दो, राइट साइड में ले जाओ, इसका रेसिप्रोकल लिख दो। तीसरा, बाकी दो की गुणा। तीनों के नोट्स बना सकते हो, एक ही क्वेश्चन से करवा दिया आपको। और ये मेंटली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब तक मैंने ऑप्शन मार्क नहीं किया, आप देखो मेंटली करते हैं। तो भाई 12 से मोस्ट प्रोबेबली अगर नंबर छोटे हैं तो हम कोशिश करेंगे एलसीएम से डिवाइड करें, वो बेस्ट है। 12 से डिवाइड करूंगा, तीन चौके 12, मैं ऐसे लिखता हूँ एग्जाम में अगर करूँगा तो 2 छिक्के 12, 4 तिये 12, 4 6 3, आंसर इस ऑप्शन। सिर्फ इतना लिखेंगे और मार्क कर देंगे। क्लियर है? देखो एग्जाम में है ना, हमें शाना होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शाना होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर स्मार्ट मत बनना। कई बच्चे स्टेप्स को बिल्कुल ही एक्स्ट्रा स्किप करने के चक्कर में सोचते हैं डायरेक्ट मैं ऑप्शन मार्क कर दूं तो क्या होता है, मान लो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्या होगा, सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमने स्टेप्स स्किप करनी है, लेकिन इतनी स्किप करनी है कि टाइम भी बचे और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो। दोनों चीज़ों को लेकर चलना है ना भैया, टाइम भी सेव करना है प्लस जो क्वेश्चन है वो ठीक भी होना चाहिए। टाइम सेव होगा तो ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, एक्यूरेसी होगी तो ज़्यादा क्वेश्चन के नंबर मिल पाएंगे। किसी भी एक के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर एक्यूरेसी बहुत आई है बट बहुत मंदे मंदे कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं होएगा। टाइम ज़बरदस्त सेव कर रहे हो बट आधे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दे रहे हो, सिलेक्शन नहीं होएगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए। दोनों मीठे मीठे चाहिए, टेंशन नहीं लेनी। प्रैक्टिस करोगे तो दोनों आ जाएंगे। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। इन चक्करों में नहीं पड़ना। मतलब आजकल दिमाग के अंदर ये घुसाने के लिए बहुत है यूट्यूब के ऊपर की कट थ्रोट कंपटीशन है, ये है वो है, जैसे चाकू लेके खड़ा रहता है वहाँ पर बंदा कि गलत करते ही काट दूंगा। प्रैक्टिस करने वाले के लिए किसी भी पेपर के अंदर एक सीट पक्की रहती है, वो टेंशन मतलब। तो भाई इफ 2a = 3b = 4c = 5d, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने किया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 5 4 3 2, इनका एलसीएम क्या होएगा जी, 5 3 15 चौके 60। 60 से मैं सभी को डिवाइड करूंगा तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d क्या होएगा। अगर मैं 60 से सबको डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 तिये 60, 30, 3 से 20 पर, 4 से 15 पर और 5 से 12 पर। 30 20 15 12, गड़बड़ी कर दी। 30 20 15 12 नहीं है यहाँ पर, क्या मतलब है। 5 से 15 चौके 60, 30 20 15 12, दिख क्यों नहीं रहा भाई, अलग ही दुनिया चल रही है। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 20 इसको हम बना देंगे 20, ठीक है। ऑप्शन सी को हम उत्तर मान लेंगे, ऑप्शन सी। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। ये देखो 2/3a = 3/4b = 4/5c। तो आपको डायरेक्टली ए बी सी का रेशियो बताना है, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है क्या कि ए को रिप्रेजेंट करेगा 3/2 रेशियो, इसका रिवर्स बी को रिप्रेजेंट करेगा 4/3 रेशियो, सी को रिप्रेजेंट करेगा 5/4। तो अब देख लो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 और 2 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा में 12। तो 2 छिक्के 12, 6 तिये 18, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 3 पंजे 15, 18 16 15, दैट विल बी योर आंसर, ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये बताओ जी। अब ये नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, एक पॉइंट क्लियर हो गया अपना। नेक्स्ट पॉइंट, और एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पर बता ही देता हूँ। अगर सिर्फ वो आपको 2 दे कि 3a = 4b, तो अब a और b का रेशियो क्या होएगा, तो a और b का रेशियो हो जाएगा 4:3। इनको जस्ट पलट दो, क्यों, क्योंकि b को इधर नीचे लेकर आओ। जो b के पास है वो a के सामने हो जाएगा, जो a के पास है वो b के सामने हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 दे तो इनको पलट दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी मेथड वही है। तो 2 दे तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि हम जल्दी कर सकते हैं। ये देखो जी, तो बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। कंसेप्चुअल बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो तो यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास कितने रेशियो हैं, मुझे तो पहले ये बताओ। एक यहाँ पर अपने पास 3 रेशियोज हैं जिनको इक्वल बताया गया है, एक चौथे रेशियो के, ये भी एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है। तो 4 रेशियो हैं यहाँ पर अपने पास जिनको आपस में इक्वल बताया गया है, 4 रेशियो है। इसने क्या बताया है
कि ए बाई बी का रेशियो भी 2:3 है, सी बाई डी का रेशियो भी 2:3 है, ई बाई एफ का रेशियो भी 2:3 है। ठीक, क्लियर है जी। तो ए बाई बी जो है अगर उसका रेशियो 2:3 है तो मैंने मान लिया कि वो 2x और 3x है, और सी बाई डी जो है उसका रेशियो भी 2:3 है, तो इसका 2x और 3x होना ज़रूरी थोड़ी है। अगर मैं बोलता हूँ कि राम और श्याम की सैलरी का रेशियो 2:3 है और अनुज और बनुज की सैलरी का रेशियो 2:3 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है। और मैं बोल दूं कि राम की सैलरी 200 है तो आपको श्याम की सैलरी का तो पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने राम और श्याम का कंपैरिजन बता रखा है। इसकी 200 तो भाई साहब इसकी 300 पक्का है। अब इनकी 200-300 पक्का थोड़ी हो गई। क्या आप ये दिहाड़ी करते हो और ये काम करते हो, मल्टीनेशनल कंपनी में अनुज और बनुज 2 लाख और 3 लाख हो इनकी एक्चुअल तनख्वाह। एक रेशियो का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो दूसरे रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना जरूरी नहीं है। ये थोड़ी है कि यहाँ पर भी 2x 3x आएगा, यहाँ पर 2y और 3y हो सकता है सेम भी हो, एंड में x और y सेम भी निकला है, लेकिन स्टार्टिंग में आप तो नहीं मान सकते ना। तो e बाई एफ भी 2:3 है, तो ये 2z और 3z होगा। ठीक है, क्लियर है जी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग होंगे। 3 रेशियोज बता रखे हैं कि 3 मतलब 6 चीज़ें हैं, ए बी सी डी ई एफ 6 वैल्यूज़ हैं, 2-2 का पेयर बना के बता रखा है कि उनका रेशियो बराबर है, तो भैया उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर डेफिनेटली अलग हो सकता है। ठीक, तो अब उसने पूछा है कि 3a और नीचे क्या है 3b, तो ऊपर क्या है 3a, तो इसको अगर 3 गुणा करोगे तो 6x, आगे है 2c तो c का डबल यानी कि 4y, और आगे है 4e यानी कि 8z, और नीचे क्या है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। एक तो इस तरह की रूड बातें दिमाग में नहीं लानी, टीचर हूँ मैं आपका। ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू क्यों मैं पुट नहीं कर रहा आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, इसको ध्यान से समझते रहो, जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ उनको इंपॉर्टेंस दो। देन नीचे अपने पास है 3b, तो b की वैल्यू 3x है तो यानी कि 9x। ठीक है, 4y तो दिस 2d तो 2d यानी कि इसका डबल 6y। ठीक है, और 4f तो यानी कि 12z। ठीक है जी, अब क्या होएगा जी, उसने ये पूछा है तो अब ऊपर से कुछ कॉमन निकल सकता है, ऊपर से 2 कॉमन निकल सकता है, तो ऊपर से मैंने 2 कॉमन निकाला तो ये बच गया 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके ये जी। और नीचे से क्या कॉमन निकल सकता है, नीचे से 3 कॉमन निकल सकता है, और एग्जैक्टली सेम चीज़ बच गई जी। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज़ से नीचे वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, और उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2/3। 2/3 क्या वही चीज़ है जो यहाँ पर लिखी थी, तो हमें एक्चुअल में वैल्यू पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर भी 2/3 ही आएगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये हमेशा ऐसे कटेंगे नहीं कि 2/3 कॉमन निकला है और सारे कट गए। ये कटे हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल केस हुआ है। क्या स्पेशल केस हुआ है, अब ध्यान से देखो। ए और बी का एक जोड़ा है, सी और डी का एक जोड़ा है, ई और एफ का एक जोड़ा है। इस जोड़े के अंदर जो 2 चीज़ें हैं उन दोनों को इक्वली ट्रीट किया गया है। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। बताओ किया गया है कि नहीं किया गया। आप बोलोगे जी हाँ। सी और डी को इक्वली ट्रीट किया गया है। आप बोलोगे जी हाँ किया तो गया है। सी का कोफिशिएंट भी 2 है, डी का कोफिशिएंट भी 2 है। सी और डी को इक्वली ट्रीट करना है, ई और एफ को इक्वली ट्रीट करना है, इन दोनों के साथ बराबर काम करना है। हो सकता है यहाँ पर -4 और -4 हो तो भी इक्वली ट्रीटमेंट मानेंगे। अगर एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है तो इक्वल नहीं है, माइनस और प्लस इक्वल नहीं है। इतना तो आपको पता होगा ना, बचपन से अब तक पता लग गया होगा, है ना। तो इसके साथ 4 से गुणा किया तो इसके साथ भी 4 से गुणा किया, ये भी +4 है, इसका कोफिशिएंट भी +4 है। अगर हर एक जोड़े के अंदर, हर एक पेयर के अंदर रेशो के जो पेयर्स हैं उनमें हर एक को इक्वली ट्रीट किया गया है तो क्या होगा, ये आंसर बदलेगा ही नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर इक्वली ट्रीट ना किया हो तो, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो इक्वली ट्रीट किया है तो सीधा उत्तर वही मारो जो 2/3 है, उत्तर विल भी 2/3। दैट्स इट, क्लियर है। अगर इक्वली ट्रीट नहीं किया, इस f की जगह अगर मैं नो f कर दूं यहां पर तो सर क्या हो जाएगा, तो अभी देख लेते हैं। अगर इसकी जगह मैं नो f कर दूंगा
तो 9F यानी कि 9 × 27, यहाँ पर आ जाएगा 27Z, है ना। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ। 6x प्लस, ऊपर लिख देते हैं, 6x प्लस 4y प्लस 8z डिवाइडेड बाई 9x प्लस 6y प्लस 27z। अगर वहाँ पर मैं 9F कर दूँ तो ठीक है। तो ऊपर 2 कॉमन आ गया, तो ऊपर आ गया जी 2x प्लस 2y प्लस 4z डिवाइडेड बाई, नीचे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ जी, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ गया जी 3x प्लस 2y प्लस 9z। अब ये कट रहा है? नहीं कट रहा। देखो जहाँ जहाँ पर भी सेम ट्रीट किया था वहाँ पर एग्जैक्टली सेम चीज़ आ रही है। ये कट जाता, लेकिन इसने काम खराब कर दिया। ये 4z है, ये 9z है। ठीक है, आपकी आंखें खराब हो तो 4 और 9 एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन इनको काटना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जहाँ पर भी गड़बड़ करोगे वहाँ पर ये बदल जाएगा और वो इसको कटने से रोकेगा। तो अब जो आंसर है वो 2/3 नहीं है। अब आंसर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है बताओ मुझे। अब डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, यानी कि इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हैं, यानी कि इनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या हैं। तो वो तो हमें नहीं पता। एक्स वाई जेड की जितनी वैल्यू होंगी उतने ही आंसर हो जाएंगे, अनगिनत इनकी वैल्यू हो सकती हैं। तो यहाँ पर अब नोट करने लायक पॉइंट क्या है? नोट करने लायक पॉइंट ये है कि अगर इस तरह का मामला हो, 2, 3, 4, 5 रेशियोज को इक्वेट किया गया हो और ऊपर और नीचे वाले के साथ सेम ट्रीटमेंट की गई हो, तो आंसर बदलेगा नहीं, यही रह जाएगा। सीधा मारो कटैक। अगर सेम ट्रीटमेंट नहीं की तो सीधा मारो कैन नॉट से। इस क्वेश्चन में कैन नॉट से नहीं होगा। अगर सेम ट्रीटमेंट नहीं की तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। समझ में आ गई बात। तो जितनी तरह के इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी इसी एक ही स्लाइड पर आपको करवा देता हूँ। ये बताओ इसकी वैल्यू आ सकती है कि नहीं? अगर मान लो यही दे रखा है, ए और बी को तो सेम ट्रीट किया भाई, 3 और 3, सी और डी को भी सेम ट्रीट किया, ऊपर 5 नीचे 4, तो कैन नॉट से। अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तो कैन नॉट से। नेक्स्ट, यहाँ पर सेम ट्रीट किया है कि नहीं? 7, 7, 2, 2, 4, 4। कई बच्चों को लगेगा ये सेम है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट -4 है, यहाँ पर कोफिशिएंट +4 है, तो आंसर विल बी कांट से। थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अब यहाँ पर सेम ट्रीट किया है कि नहीं? यहाँ पर a², देखो अब यहाँ पर उसने क्या किया, उसने इनका स्क्वायर कर दिया, a², b², c², d²। तो यहाँ पर जितनी पावर आप चढ़ाओगे ना, जितनी पावर आप चढ़ाओगे 2/3 के ऊपर उतनी ही पावर चढ़ जाएगी, उतनी ही पावर चढ़ जाएगी। तो पावर अगर चढ़ा दी तो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन पावर चढ़ाने के बाद कोफिशिएंट देखो सेम है कि नहीं। ए और बी का 13, 13, सी और डी का -20, -20, ई और एफ का 4 और 4। तो कोफिशिएंट तो सर सेम है, एग्जैक्टली सेम ट्रीट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर आ जाएगा, उत्तर वही होगा। लेकिन पावर चढ़ाई है तो बस उत्तर के ऊपर पावर चढ़ा के बताओ। पावर 2 चढ़ाई है तो उत्तर हो जाएगा 4/9। अगर पावर चढ़ा दी और अलग अलग ट्रीट कर दिया कैन नॉट से, अलग अलग ट्रीटमेंट तो चाहिए ही नहीं, पावर चढ़ा दी वो कोई दिक्कत नहीं है। पावर 2 कर दी, पावर 3 कर दी, हम वही पावर चढ़ाकर उत्तर मार देंगे। ठीक है, मान लो ये पूछ लिया, ए और बी को सेम ट्रीट किया जी, सी और डी को जी, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट सेम है जी, पावर 3 चढ़ा दी, उससे हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते, तो उत्तर आ जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर सेम ट्रीट किया है और पावर चढ़ा दी है, आप भले ही इनको 2x 3x, 2y 3y, 2z 3z मान के कर लो, पावर चढ़ा दी, तो उत्तर यहाँ पर 8/27 आ जाएगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा। 8 और 27 कॉमन आएगा, इसके ब्रैकेट में जो होगा, इसके ब्रैकेट में जो होगा वो कट रहा होगा, अगर ट्रीटमेंट सेम की है, अगर कोफिशिएंट सेम है तो। इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं, इसके ऊपर बेस्ड, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। क्लियर है जी? तो इसका उत्तर कितना था? इसका उत्तर 2/3 था। अब मैं आपको इसी कंसेप्ट का बेसिक और बता देता हूँ, इसी कंसेप्ट को एक दूसरे नज़रिए से देखना और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या था कि a/b = c/d = e/f। मेरे पास 3 रेशियो है, मैंने ये भी नहीं बता रखा कि ये 2/3 के इक्वल है, मान लो मैंने नहीं बता रखा। तो भाई एक कंसेप्ट ये है, इसका एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। मान लो 2/3, ये क्या है? ये एक रेशियो है, ये फर्स्ट रेशियो है, ये किसी दूसरे रेशियो के बराबर है, यानी कि मान लो 20/30 के बराबर है, दोनों बराबर हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक तीसरा रेशियो बना रहे हो या फिर इन दोनों रेशियो के साथ कुछ काम करते हो, अगर आप ये करते हो ना कि 2 + 20
बटे में 3 + 30, तो ये इसके बराबर ही होएगा। एक्चुअल में मैंने क्या किया वहाँ पर, एक्चुअल में मैंने ये किया कि a/b जो है वो c/d के बराबर है। मैंने बोल दिया ऊपर a + c और नीचे b + d। मेरे साथ बने रहना, धीरे धीरे समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में मैंने क्या किया, एक्चुअल में इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1। मैंने वही तो किया है जो मैं आपको बता रहा था, कोफिशिएंट सेम रख दिया। तो रियल कंसेप्ट क्या है बेसिक उसके पीछे जो मैंने आपको बताया ये है कि अगर आप इनको सेम ऐसे ट्रीट करोगे, इसको और इसको जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं a - c कर दूं, b - d कर दूं, तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा, वो इसी रेशियो के बराबर ही रहेगा। पहले मैंने क्या किया था, 2/3 बोल दिया था इनको और बोला ये भी 2/3 होगा, ये भी 2/3 होगा, यानी कि इसी रेशियो में रहेंगी चीज़ें, ठीक है। रबड़ कहाँ मिलेगा भाई इसका, अच्छा नीचे मिल रहा है इसका रबड़, हियर इज द रबड़, ठीक है। क्लियर है जी। तो मैंने तो आपको a और b को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए भी बोला था। तो यहाँ पर अगर मैं ये कर दूँ, दिस इज इक्वल टू, मतलब ये रेशियो बराबर होएगा 2a + 3c = 2b + 3d, ये बराबर ही होएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा 2/3 20/30, तो ये कितना है, ऊपर आया 22, नीचे आया 33, तो 2/3 है कि नहीं है। अगर आपको दो रेशो बराबर दे दिए, उनके साथ आप कुछ भी ऐसे ऑपरेशन करेंगे ना, मान लो इसको मैं डबल कर दूं, इसका मैं डबल कर देता हूँ 4, और इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ, इसको 1 से ही गुणा करता हूँ, तो फिर इसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि इसको डबल किया था, 3 का डबल 6, और 30 को ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि इसको ऐसे ही रहने दिया था, तो 24 और 36, तो ये भी 2:3 में ही है, ठीक है। तो इन्हीं रेशियो से अगर मैं नए रेशियो बनाता हूँ ना मेरे भाई, कहने का मतलब क्या है, अगर सेम कोफिशिएंट रख के आप इन्हीं रेशियो से नए रेशियो बनाते हो तो वो सेम होंगे। इस समझ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू a + c - e डिवाइडेड बाई b + d - f बराबर है, इस इक्वल टू a - 2c + 5c + 5e डिवाइडेड बाई b - 2d + 5f बराबर है। सेम काम मैं कर रहा हूँ। बस पिछले क्वेश्चन में क्या किया, मैंने इसको 2/3 कर दिया और बोल दिया ये भी 2/3 होगा, ये भी 2/3 होगा। एक्चुअली ये कंसेप्ट है कि ऊपर नीचे अगर सेम ट्रीट कर रहे हो तो वो वही रेशियो मेंटेन रह जाता है। अगर हम पावर्स रेज कर दें तो उस रेशियो की, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि जैसे ये जो है a/b ये इसके बराबर है, आप बोलोगे जी हाँ, और ये a/b ये इसके ही बराबर है, आप बोलोगे जी हाँ। तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि देख, अब ध्यान से समझिएगा एक मज़ेदार चीज़, +2c² - e² डिवाइडेड बाई, मैं अभी आपके सामने इक्वेशन बना रहा हूँ क्योंकि ये रटने की चीज़ें नहीं है, समझने की चीज़ें हैं। अगर रटने की चीज़ें होती तो मैं भी रट के बैठा होता। तो मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, आप बोलोगे सर a² / b² के। भाई मैंने सेम ट्रीट किया और स्क्वायर कर दिया, लेकिन ये सारे रेशियोज तो बराबर है ना, तो ये इसके भी बराबर होगा c² / d² के, ये इसके भी बराबर होगा। अगर a/b इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगा। अब एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी, क्या कि भाई साहब रटनी तो है नहीं है, कितनी कॉम्बिनेशन से रटोगे, रटनी नहीं है, बात समझ में आ गई ना आपके। अगर आपको कंसेप्ट लिखना है तो ये सेम चीज़ लिख लो, इसी से आप रिवाइज कर लेना। पूरा कंसेप्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से अलग एग्जाम्पल लेकर एक अलग सी सीट पर आपको बता दिया है। अब इसके ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो करते हैं। अब ये देखो, उसने क्या बताया है, उसने 3 रेशियोज को इक्वल बता दिया 2:3 के। जब उसने उसके बाद फिर उसने क्या किया, देखो P और Q के साथ सेम ट्रीटमेंट की कि नहीं, P को M से गुणा किया, Q को M से, R और S के साथ सेम किया, सेम कोफिशिएंट है, N है, T और U का कोफिशिएंट सेम है, O है, तो रेशियो सेम ही रहेगा, 2:3 रहेगा, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं। बताओ, उसने 2 रेशियोज को इक्वल बताया है, उसने बताया है कि भैया a/b = c/d, ओके, इज इक्वल टू समथिंग, कोई वैल्यू नहीं बताई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने a और b का कोफिशिएंट सेम रखा है कि नहीं रखा, m रखा है, सेम है। c और d का कोफिशिएंट +n रखा है, सेम है। तो रेशियो जो यहाँ पर था वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो
अब उत्तर, अब ध्यान से सुनिएगा, अब मजा आएगा। उत्तर जो है वो A बटे B भी हो सकता है, उत्तर C बटे D भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन इसने क्या पूछा, किसके बराबर नहीं होगा, तो इसके बराबर तो होगा, इसके बराबर तो होगा। उत्तर ये भी हो सकता है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, ये उत्तर ये भी हो सकता है, तो उत्तर तो भाई साहब इनफाइनाइट हो सकते हैं। उत्तर A प्लस सी बी प्लस डी, A प्लस सी बी प्लस डी, ये भी हो सकता है। ये उत्तर नहीं होएगा। अब 3 ठीक हो गए, 3 एलिमिनेट हो गए, तो चौथा ही उत्तर है। ये आपको पता भी लग जाएगा। यहाँ पर C में से A को घटाया, C में से A को घटाया, तो D में से B को घटाना चाहिए था, लेकिन इसने B में से D को घटा दिया। घर की खेती थोड़ी है। तो मतलब कि ये तो उत्तर हो सकते हैं, तो अब आवर आंसर विल बी दिस वन। समझ गए? ये बताओ, अब ये 3 रेशियोज हैं, ये 3 रेशियोज हैं, ये इस चौथे रेशियो के बराबर है। ठीक है, ये चौथे रेशियो के बराबर कब होते हैं, जब ऊपर और नीचे वाले को सेम कोफिशिएंट दिया गया हो। ये बराबर है यानी कि सेम कोफिशिएंट दिया गया है। तो ऊपर अगर 3A 2B माइनस C है, तो नीचे भी वही किया गया होगा। तो A का दोस्त कौन है यहाँ पर, 2, तो 2 को भी कोफिशिएंट 3 दिया होगा। A को 3 गुना किया गया, तो 2 को भी 3 गुना किया गया होगा, तो नीचे 6। ये तभी बराबर होगा जब नीचे भी सेम ट्रीटमेंट होगी। B को डबल किया गया, तो 5 को भी डबल किया गया होगा। C के साथ -1 कोफिशिएंट दिया, तो 3 के साथ भी -1 देंगे। तो 10 और 6 16 में से 3 गए 13, तो K की वैल्यू 13 है जी। K की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 13। समझ गए? बताओ, अब एक अगली चीज़ बताऊंगा, एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, इसके सहारे करने की कोशिश करो। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 6 टाइम्स द अदर नंबर। किसी नंबर के स्क्वायर का डबल, वो नंबर मैंने मान लिया है जी x, x के स्क्वायर का डबल जो है किसी दूसरे नंबर का 6 गुना है, इज 6 टाइम्स द अदर नंबर। 6 टाइम्स दूसरा नंबर मैंने मान लिया y, तो 2 ये 6। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक्स स्क्वायर बटे में y इज इक्वल टू 3 बटे में 1। एक्स स्क्वायर बटे y इज इक्वल टू 3 बटे में 1। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर। तो पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में क्या रेशियो है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर कई बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। इस क्वेश्चन को इन्हें ऐसे करना था, 9 इस 18 करना था इसकी जगह। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, नो, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू 9:1। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे x/y पूछूं, तो कई बच्चे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू तो 1 है ही, तो आंसर हो जाएगा 3:1। 3:1 मार देंगे, जो कि गलत है। अब आप बोलोगे सर गलत क्यों है, देखो आपको एक्स स्क्वायर और y का रेशियो मिला है 9:1, इनका रेशियो मिला है, यानी कि ये 9a और ये 1a, ये ऐसे है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9a है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 3 नहीं होगी, x की वैल्यू होगी 3√a। अंडर रूट लोगे ना तो a का भी अंडर रूट आएगा, और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 1a। अब लेके दिखाओ रेशियो, लो ना, लो भाई, आया उत्तर, नहीं आया ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब इस बात को सीधा सीधा बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा उत्तर, क्यों नहीं कर सकते। देखो सीधा जो आपके एग्जाम में कंसेप्ट आएगा, अगर मैंने आपको x बाई वाई बता दिया ना कि x बाई वाई 4:9 है सपोज, तो इफ x बाई वाई इक्वल टू 4:9, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर क्या है। आप बता सकते हो, आप करोगे क्या, आप इधर भी स्क्वायर कर दोगे उधर भी स्क्वायर कर दोगे, आप बोलोगे सर उत्तर है 16:81, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई का रेशियो बताओ, तो आप बता दोगे, आप बोलोगे सर दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, उत्तर आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर बटे में वाई क्यूब का उत्तर बताओ, तो ये नहीं करना ना भाई, 4 की पावर 16 कर दी और 9 का क्यूब कर दिया जी 729, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे, या फिर जब भी आप ये आंसर निकाल रहे हो ना, तो मैथमेटिकल वे क्या है, जब भी आप ये आंसर निकाल रहे हो तो मैथमेटिकल तरीका है कि सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये था मैथमेटिकल तरीका। यहां पर मैथमेटिकली हम क्या कर रहे थे, सर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो,
अब जब मैं बोल रहा हूँ ऊपर पावर 2 कर दो, नीचे पावर 3 कर दो हो, तो बताओ निकाल पाओगे कि नहीं? क्या करूँ दोनों तरफ, बताओ? दोनों तरफ स्क्वायर करूँ या दोनों तरफ क्यूब करूँ? अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल टू वाई, तो आप ऐसे बोल सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, एक्स बाई टू इज इक्वल टू वाई बाई टू। दोनों तरफ सेम चीज़ करनी पड़ेगी। तो क्या करोगे दोनों तरफ? ऐसा तो नहीं कर सकते कि ऊपर स्क्वायर आ जाए नीचे क्यूब आ जाए, ऐसा नहीं कर सकते। तो जब ऊपर और नीचे, जब किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन में या डिनोमिनेटर की सेम पावर नहीं कर रखी, तो आंसर विल बी कैन नॉट से, वो आ ही नहीं सकता। वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके मल्टीप्लाइंग फैक्टर पर। यहाँ पर ए पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर एक्स बाई वाई हम क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? क्योंकि आपने किया क्या? आपने ऊपर तो स्क्वायर रूट ले लिया और नीचे एज इट इज रहने दिया। तो ऊपर और नीचे आप या तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे या दोनों में स्क्वायर रूट करोगे, दोनों में क्यूब करोगे, दोनों में सेम चीज़ करोगे। अदरवाइज क्या होगा? ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ऊपर रूट ए आ जाएगा, नीचे ए आ जाएगा, वो कटेगा ही नहीं आंसर कैन नॉट से। तो जब ऊपर और नीचे अलग अलग पावर ले रखी हो, तो आंसर विल बी कैन नॉट से। समझ में आ गई बात? अगर मेरे पास ये दो चीज़ों का रेशियो है या तीन वैल्यूज़ का रेशियो है, तो सेम पावर ले रखी हो। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन कैसे देगा? इसके अंदर वो क्या दे रहा था कि तीन रेशियोज बराबर हैं, दो रेशियोज बराबर हैं। यहां पर वो सिर्फ आपको एक रेशियो देगा, एक रेशियो देगा इस टाइप से। उसने इस चीज का रेशियो दिया, एक रेशियो देगा इस टाइप से, और दूसरा रेशियो पूछ लेगा, एक रेशियो देकर दूसरा पूछ लेगा। अगर सेम पावर चढ़ा रखी है तो उत्तर आ जाएगा, सेम पावर नहीं चढ़ा रखी तो कैन नॉट से आएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर होगा कैन नॉट से। ठीक है, ठीक है भाई, अब इसी क्वेश्चन को कर लेता हूं। तो उसने ये बोला था ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम दी अदर नंबर। तो अब हमें एक बात पता चली कि एक्स स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू 3:1। तो अब इस भाई साहब ने हमसे पूछने की कोशिश की है एक्स बाई वाई, जो कि नहीं आ सकता। अगर ये पूछता हमसे एक्स बाई अंडर रूट वाई, तो आता कि नहीं आता? मुझे एक बात बताओ। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम पावर पर ही क्या करता? मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। अब दोनों तरफ सेम ही काम करना है जी। एक्स स्क्वायर का एक्स बन जाएगा, वाई का अंडर रूट वाई बन जाएगा। तो अब मैं निकाल सकता हूँ जी, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये मैं बता सकता हूँ क्योंकि ऊपर और नीचे मुझे सेम पावर करनी पड़ेगी। अगर वो मुझसे पूछ लेता x4/y², अब बता सकते हैं भाई साहब, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करने की जरूरत है जी, दोनों तरफ स्क्वायर करने की जरूरत है, तो उत्तर आ जाएगा 9:1। तो ये मैंने क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग दे दी। थोड़ी सी और क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो। ये लो, अगर बंदे ने x बाई वाई बता दिया कि 4/9 है और उसने x²/y पूछ लिया, तो बताओ दोनों तरफ क्या पावर रेज करूं कि ये उत्तर आ जाए? ये तो नहीं आ सकता जी। स्क्वायर करूं या ना करूं, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट से। अगर उसने पूछ लिया x²/y³, फिर से नहीं बता सकते, ऊपर नीचे अलग अलग पावर हैं। तो अब मैं इसको ऐसे नहीं रटवाना चाह रहा था कि ऊपर नीचे अलग अलग पावर है, क्योंकि वो कई बार ऊपर नीचे अलग अलग पावर दे देता है। तो जब उसने ऊपर नीचे अलग अलग पावर दे दिए, तो उस केस में वो अलग अलग पावर का पूछ भी सकता है। ये आप बता पाओगे? दोनों तरफ स्क्वायर ही करना है। तो आपने ये देखना है कि भैया दोनों तरफ मैं कर सकता हूँ क्या ऐसा कुछ जिससे ये बन जाए? ये तो ये बनेगा नहीं। नेक्स्ट, अगर वो पूछ लिया, वो बता सकते हैं भाई दोनों तरफ स्क्वायर करो 16/81। नेक्स्ट, अगर उसने ये दे दिया x²/y = 4/9 और उसने ये पूछ लिया, तो मैं इससे ये अचीव कर सकता हूँ? बताओ, कर सकते हैं? स्क्वायर रूट मारो, क्यों नहीं होगा? इसका स्क्वायर रूट ही तो है वो, तो 4/9 का स्क्वायर रूट मारो, 2/3 उत्तर है ये। तो ऐसे नहीं रटना कि ऊपर नीचे सेम पावर है तो उत्तर आ जाएगा। देखो अलग है तो भी आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर उसने दी है इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अलग पावर है। अगर उसने वो पूछा है x4/y², बता सकते हैं? वो बता सकते हो, इसका स्क्वायर ही तो है ये भाई। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, उत्तर आया पड़ा है 16/81। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब ये बताओ, तो अब देखो इसको भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उसने एक रेशियो हमें बता दिया। मैंने क्या बताया था? अगर a/3 b/4 c/5 ये फॉर्मेट है, तो इसका मतलब है कि भैया a/b/c = 3:4:5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि ऊपर जो डिग्री है वो भी एक है और नीचे जो डिग्री है वो भी एक है, यानी कि पावर्स जो है ऊपर भी एक है नीचे भी एक है। इसका उत्तर आप बता पाओगे। अगर यहीं पर ऐसा हो जाता
बी स्क्वायर है। एक बार मेरी बात को यहाँ पर सुनना आप। अगर ए बी सी का रेशियो ये है तो इसका मतलब ए बी सी की एक्चुअल वैल्यूज़ मैंने मान ली 3x 4x एंड 5x। कोई ना कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो होगा। ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। आप बोलोगे जी हाँ एक्चुअल वैल्यूज़ है, बहुत बढ़िया। अब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 और 5 12x। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर। x से x गया, उत्तर आया कि नहीं आया? उत्तर तो नहीं आया, अभी तो x पड़ा है यहाँ पर। तो नीचे और ऊपर की अगर पावर अलग अलग हो गई, उसने जो रेशियो आपको दे रखा है वो सिंगल पावर का ही दे रखा है, ए बी और सी का। इस केस में अगर ऊपर और नीचे पावर अलग अलग हो गई तो कैन नॉट से उत्तर आ जाएगा, क्योंकि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कट ही नहीं पाएगा भाई साहब। लेकिन अगर पावर सेम है तो सर, अगर पावर सेम है मेरे भाई तो क्या होएगा, ऊपर आ गया इन तीनों का सम 12x और नीचे आ गया b की वैल्यू क्या है 4x। x से x गया, 4 से 3 गया। तो अगर ऊपर नीचे की पावर सेम है मेरे भाई तो आप वैल्यू पुट कर दो सीधा, जो भी आपको ए बी सी का रेशियो मिला है ना वो वैल्यू पुट कर दो सीधा, उत्तर आपके कदमों में होएगा 3 4 5। ए प्लस बी प्लस सी, एक्स मानने की जरूरत नहीं है, 5 और 4 9 और 3 12 डिवाइडेड बाई बी यानी कि 4, उत्तर है 3। दैट इज ऑप्शन बी। ये देखो पावर क्या हुई, बदल गई। रेशियो किसका बताया है, ए बी सी का बताया है, और ए बी सी नीचे ए स्क्वायर, ऊपर पावर 1 है नीचे 2 है। आंसर इसका नोट से निकलेगा ही नहीं, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो पड़ा रहेगा। ये बताओ, उसने ए और बी का रेशियो बता दिया। ऊपर क्या है, ऊपर है 5a प्लस बी, नीचे है 3a प्लस 2b। अब इस क्वेश्चन को कई बच्चे उससे इक्वेट करते हैं, किससे इक्वेट करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। ए को तो मतलब कि सेम ट्रीट नहीं किया, 5 है 3 है। इन दोनों क्वेश्चन में एक बार डिफरेंशिएट करना। उस क्वेश्चन में क्या था, 3 रेशियोज थे और वो किसी रेशियो के बराबर थे। हर एक रेशियो में जो पेयर थे उनको इक्वली ट्रीट करना था। यहां पर कितने रेशियो, ए की तो रेशियो है, ए और बी का ही रेशियो बता रखा और क्या कर रखा है, उसके साथ कंफ्यूज मत करना इसको। एक ही रेशियो बता रखा है ए और बी का, और फिर ये आपसे पूछ रखा है ऊपर और नीचे पावर सेम है, पावर तो सेम है। यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया हो, तो पावर तो सेम है। तो 2 और 3 को यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप 2 और 3 को यूज कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, 5 दूनी 10 प्लस 3 3a यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 2b यानी कि 2 3 6, तो 13/12 इज इक्वल टू ऑप्शन है। अगर कुछ थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो गया हो, वैसे तो कन्फ्यूज़न होने का यहाँ पर चांस नहीं है, बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ, फिर भी हो गया हो तो टेंशन नहीं लेनी, एक बार और लेक्चर को देखोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपका मैथ्स का बेस जो है वो वीक है, एक आधी चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा वीक है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट करनी पड़ सकती है ना जी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं यहीं पर ऐसे कर देता 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो हम उत्तर दे पाते कि नहीं दे पाते, दे पाते। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, डिग्री सेम है, उत्तर आ जाता ऑप्शन से। ये ऑप्शन से नहीं, सॉरी, ये जो वैल्यूज़ हैं 2 और 3 ही पुट कर देते। अगर मैं थोड़ा सा ही बदल देता डिग्री को, ऐसे ऊपर डिग्री 2 है, नीचे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, अब उत्तर नहीं दे पाओगे, अब कैन नॉट से होएगा। और डिग्री 2 देने के कई तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे दे देता 2ab, तो अब यहाँ पर भी 2 डिग्री आ गई। अब आप बोलोगे सर डिग्री 2 क्यों आ गई, क्योंकि a और b 2 टर्म आ गए ना भाई। यहाँ पर a और a 2 टर्म है, b और b 2 टर्म है, a और a 2 टर्म है, a और b 2 टर्म है। फिर भी ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2x है और ये 3x है। x यहाँ पर 2 बार आएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर आएगा, 5 इंटू a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, x का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी x का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी x का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर a और b 3 दूनी 6x स्क्वायर, यहाँ पर भी x का स्क्वायर आएगा। ये x स्क्वायर हर एक जगह से कट जाएगा, इसीलिए डिग्री सेम चाहिए ताकि x स्क्वायर x क्यूब ये कट जाए। यही प्रॉब्लम कर रहा है, ये नहीं कटा तो फिर कैन नॉट से हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब डिग्री सेम हो ऊपर नीचे तो इन्हीं वैल्यूज को पुट कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। अगर डिग्री सेम ना हो तो कैन नॉट से उत्तर होगा। अगर डिग्री सेम ना हो फिर भी आपने वैल्यू पुट कर दी तो वो वैल्यू आपको ऑप्शन में मिलेगी, टेंशन मत लेना, लेकिन फिर आप गलत मार्क करके आ जाओ। ठीक है,
तो कंसेप्ट क्लियर है, ये बताओ फिर। तो हमने बताना है जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो यूज़ कर दो एग्जैक्टली सेम वैल्यू से, रेशो वाली ही। तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 का क्यूब 1, 27 माइनस 1 26, 27 प्लस 1 28, तो 13/14 इज द आंसर। ठीक, क्लियर है, ये बताओ। तो मान लो इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर भी आपको डाउट हो सकता है कि पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा कैन नोट से। देखो एक तो पहली बात, यहाँ पर ऑप्शन में कैन नोट से नहीं है तो कैन नोट से नहीं हो सकता, अपनी मर्जी का ऑप्शन तो नहीं मारोगे आप, तो ये डेफिनेटली निकलेगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो उसके अंदर, खेल खत्म, निकल आएगा वो। अगर मान लो कैन नोट से हो और आपके मन में डाउट है कि पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप क्या करोगे उस वक्त आप, अब कंसेप्ट तो उस वक्त आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो टाइम लगेगा। इनको 2x 3x 4x मान लो और निकाल दो। फिर a की जगह बिना टेंशन लिए 2x लिखो, b की जगह बिना टेंशन लिए 3x लिखो, रेशियो 3x 4x, रेशियो 4x 2x। ठीक है, x कट गया, इसका मतलब x पर तो कुछ डिपेंड कर नहीं रहा है ना। तो अब मैं हर एक को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, हर एक को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, ताकि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना बचे। तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 2 दूनी 4 24, 8 9 24। ये क्या हो गया भाई, गड़बड़ क्या है कहा, c बाई ए, c इज इक्वल टू 4x, a इज इक्वल टू 2x। 12 से मल्टीप्लाई करूँगा 24 ही आएगा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं, a बाई बी दैट इज 2x बाई 3x, 3x बाई 4x, c बाई ए 4x बाई 2x। 12 से मल्टीप्लाई, 3 4 दूनी 8, 4 3 ये 9, 2 से 24, 8 9, इसको कर लेते हैं जी 24। क्लियर है। अगर मैं यहीं पर ऐसे कर दूं, अब देखता हूं आपका दिमाग चलेगा कि नहीं। सोच के बताना उत्तर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उत्तर निकलेगा इसमें, यूँ सोचना इसमें उत्तर नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा देखो, इसीलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। वैसे तो हो सकता है आपको खुद दिख गया हो, यह मत बोलना कि सर इसमें तो डिग्री अलग अलग है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर समथिंग के बीच में प्लस माइनस है ऐसे करके है, देखो प्लस माइनस है ऊपर प्लस माइनस ऐसे है, और ये अलग ही क्वेश्चन है, अलग ही लेवल का चल रहा है। वो प्लस माइनस नहीं है, ऐसे चीज़ें हैं, ये कट जाएंगी। कैसे देखना एक बार, तो इसीलिए मैं आपको बेसिक साथ साथ समझा रहा हूँ। देखो ए की जगह अब मैं 2x तो लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 3 4 लिखूंगा ए बी सी की तरह, ए बी सी की जगह 2 3 4 लिखूंगा तो जो उत्तर आएगा हमें पता नहीं वो ठीक है कि नहीं है। अगर मैं 2x 3x 4 लिखूंगा तो फॉर श्योर है, अगर उत्तर आ गया तो वही है। ठीक है, तो मैं ए की जगह लिख रहा हूँ 2x, बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ पता नहीं है, मैंने आपको बताना चाहिए था कि नहीं, कन्फ्यूज ना हो गए हो आप। ठीक है चलो, जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी ना। बी स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, रेशियो बी इज इक्वल टू 3x, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, रेशियो सी की वैल्यू है जी 4x, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। तो इसमें होएगा क्या मेरे भाई, ये 3 रेशियो हैं तो इनको ऐसे भी तो आप काट सकते हो ना, ये लो वैसे, जब ए बटे बी बटे सी इस टाइप से है, निकल जाएगा ये। ठीक है, तो इसको जो भी है इसको आप सोल्व तो कर ही लोगे, हमें पता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 निम्मे 16 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट ये बताओ, हम अपने देखो ये अपने एग्जाम में आज तक आया नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। क्या ये आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, इसमें कोई भाई अलग से कुछ भी है नहीं इस क्वेश्चन में कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी, 5 मिनट लगे। इस टाइप का मामला हो तो आप कैसे आंसर करो, इस टाइप के बहुत अब तक आए हैं। ये वही है, डिग्री ऊपर नीचे देखनी पड़ेगी आपको। तो ऊपर जो है आपको XYZ का रेशो दे दिया, अब ऊपर डिग्री स्क्वायर में है, नीचे डिग्री स्क्वायर में है, तो इसका मतलब हम 1 2 3 की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, सिंपल है।
तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक्स वाई और जेड की। 3 इंटू 1 3 माइनस 8 प्लस 9 चौके 36 1 प्लस 8 प्लस 9 9 और 8 17 और 1 18। अब यहाँ पर नीचे 18 देख के मत मारा करो। कई बच्चे ये करते हैं कि 18 टक 18, वो कई बार कट पिट रही होती हैं चीज़ें। हो सकता है एक और यहाँ पर ऑप्शन हो, मतलब ऊपर ऐसी चीज़ आए वो 2 से कट जाए, नीचे 9 आ रहा हो। स्मार्ट बनेंगे, ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे, है ना। ये चीज़ें आपको दिखाने के लिए, देखो जो चीज़ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगी ना मैं बताऊंगा। और मैंने सारा कंटेंट पढ़ रखा है जितना भी अवेलेबल है, मैंने आपको पहले ही बताया। जितने भी टीचर्स का कंटेंट हो, जितने भी टीचर्स की बुक हो, यूट्यूब पर कंटेंट हो, पेड कंटेंट हो, एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में, अगर कहीं पर भी कोई बढ़िया मेथड एग्जिस्ट करता है ना, मुझे पता है, लिख के दे सकता हूँ ये। और मैं इन चीज़ों में अपडेटेड रहता हूँ। ये नहीं है कि मैंने एक बार कर लिया मैं आगे अपने आप को अपडेट नहीं करता, मैं अपडेटेड रहता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों में। तो जो एक्चुअल में शॉर्ट मेथड होगा ना मैं आपको बताऊंगा। और साथ में क्या है, मैं ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए झूठ ना बोल दूँ, मैं आपको कोई मेथड गलत तरीके से ना दिखा दूँ अपनी हवा मारने के लिए। मैं सच्चाई बताऊंगा, जो एग्जाम में चलेगा वो बताऊंगा, जो नहीं चलेगा वो नहीं बताऊंगा, सीधी बात है ना। तो मैं आपके सामने ऐसा, अब मुझे पता है कि सी उत्तर है, मुझे पता है पहले ही, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा 18 आ गया इसको मार दो। मुझे पता है मैं एग्जाम में होऊंगा तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि गड़बड़ी हो सकती है कहीं पर। यहाँ पर तो 31/18 आया, हो सकता है 30/18 होता, तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया? 6 5 30, 6 3 18। तो अगर मान लो आप 18 देख के मार दो, कहीं और पर 3 पड़ा है, हाँ, तो भाई ये 39 माइनस 8 31, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो हमने ओवर स्मार्ट नहीं बनना। ऑफ कोर्स हम ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर वो यूज़ करने लायक है वहाँ पर यूज़ करते हैं। हम यूनिट डिजिट का भी यूज़ करते हैं, हम कर रहे हैं साथ साथ। जहाँ पर जो चीज़ यूज़ करने लायक मैं वही आपको बता रहा हूँ। ये नहीं है कि पहले क्वेश्चन को सोल्व करके आ गए अब स्टूडेंट के सामने हवा मार दो, ये काम नहीं करूँगा मैं, ठीक है। वो भी एक तरह की मिसगाइडेंस ही होती है। 94 is divided into 2 parts in such a way that the 5th part of first and the 8th part of second। तो 5th part of the first, 94 को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है f और सेकंड पार्ट की मैंने मान ली s। तो 5th part of first, तो फर्स्ट का 1/5 और सेकंड का 1/8 आर इन रेशियो 3:4। अब जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं को हम स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे हैं ना, कि वो उन्हीं चीज़ों को कैसे स्टेटमेंट में यूज़ करेगा। f/5 रेशियो 7/8 इज 3:4। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट बाई सेकंड इज इक्वल टू f/5 की वैल्यू अगर 3 है तो 5 को उधर ले जाकर गुणा कर दोगे, 5 3 15। s/8 की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 चौके 32। तो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो मिल गया। उसने दोनों का सम बता रखा है, 94 को डिवाइड किया था इस रेशियो में, तो इन दोनों का सम क्या है जी 47। तो 47 से डबल है ना ये, तो एक्चुअल वैल्यूज डबल हैं अपने रेशियो से। क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट रेशियो में 15 है तो एक्चुअल में 15 दूनी 30 होएगा, एक्चुअल वैल्यूज डबल है, ठीक। ये बताओ, देखता हूँ आप करोगे कि नहीं, तब तक मैं पानी पी रहा हूँ। वीडियो को पॉज करने की ज़रूरत नहीं है, करो या फिर पॉज कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हेलो चलो जी, उम्मीद है कि आपने किया होगा ट्राई और कर लिया होगा क्वेश्चन को। भले ही आप टाइम लेकर करो, लेकिन क्वेश्चन को प्लीज़ मेरे से पहले कर लिया करो, कोशिश किया करो 70-80% क्वेश्चन को कर लो आप मेरे बताने से पहले। और सारे क्वेश्चन को कर ले रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखो जी, 3 persons A, B and C whose salaries together amount to this much। तीनों की सैलरी टोटल इतनी है। स्पेंड 80, 85 एंड 75% ऑफ देयर सैलरीज। इतने इतने परसेंट अपनी सैलरी वो खर्च देते हैं। इफ़ देयर सेविंग्स आर इन दिस रेशियो, अगर उनकी सेविंग्स इस रेशियो में है, तो किस चीज़ का रेशियो बताया है, सेविंग का, ठीक है जी। और जो इनकी सैलरी है ना, मैं ए की सैलरी को ए मान लेता हूँ, बी की सैलरी को बी और सी की सैलरी को सी।
क्लियर है? तो ये किस चीज़ का रेशियो है? ये सेविंग का रेशियो है। ए की अगर सैलरी ए है, खर्च कितनी कर रहा है? खर्च कर रहा है 80%, तो बचा कितनी रहा होगा? 20%। तो ए की सेविंग क्या है? ए की सेविंग है ए की 20%, यानी कि ए की 1/5 ऑफ ए। तो ये ए की सेविंग है। ये क्या है? ये ए की सैलरी नहीं है, ये ए की सेविंग है। कई बार बच्चों को ऑफलाइन में डाउट होता है कि सर ये सेविंग है क्या? ए की सैलरी ए है और जो भी उसकी सैलरी है उसकी 1/5 उसकी सेविंग है, ये सेविंग है। बी की सेविंग कितनी है? जो भी उसकी सैलरी है उसकी 15%। अगर वो 85% खर्च रहा है तो 100 - 85 15% बचा रहा होगा। 15% यानी कि 15/100 या 3/20 ऑफ बी। और ये 25% बचा रहा है यानी कि 1/4 ऑफ सी। इनकी सेविंग्स का रेशियो क्या है? इनकी सेविंग्स का रेशियो है 8:9:10। और यहाँ पर आप परसेंटेज में भी लिख सकते थे 20, 15, 25 वो भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, उनको काट सकते थे। बस परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन आ जाती है। ठीक है जी। तो अब ए बी सी का रेशियो क्या होएगा जी? ए बी सी का रेशियो होएगा, अगर 1/5 ऑफ ए की वैल्यू ये है तो ए की वैल्यू क्या होगी? 5 उधर जाएगा, 8 × 5 हो जाएगी 40 रेशियो। ये 20 उधर चला जाएगा, 20 ने में 180 रेशियो। ये 4 उधर चला जाएगा, सी की वैल्यू 40। अब ये कट रहा है, 20 से कट रहा है ना, और ये सी आ गया 20 दूनी 40, 20 ने में 180, 20 दूनी 40। अब किस चीज़ का रेशियो आया? अब यहाँ पर कई बच्चों को ये लगता है कि उनकी सेविंग का रेशियो आ गया। नहीं, ए की सैलरी क्या थी? ए। बी की सैलरी क्या थी? बी। तो ये ए बी सी का रेशियो है, तो ये उनकी सैलरी का रेशियो है। ये उनकी सैलरी का रेशियो। अगर ए की सैलरी 2 यूनिट है तो बी की सैलरी 9 यूनिट है, तो सी की सैलरी 2 यूनिट है। ठीक, क्या पूछा उसने? उसने बताया था कि सबकी सैलरी इतनी है, तो एक बार इनको जोड़ें, 9 और 2 11 और 2 13। ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, 20 निम्न ऐसे ही था ये, 4 दाही 40, 5 8 4। चलो ठीक है, हमें क्या है, ठीक है, नहीं कट रहा था, नहीं कट रहा। 9 और 4 13। 13 यूनिट की वैल्यू क्या है? 13 यूनिट की वैल्यू उतनी है, इफ़ द सेविंग्स आर इन रेशो देन ए की सैलरी। तो ए की सैलरी कितनी होगी? 2 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू वो है। यार ये होना तो नहीं चाहिए। कंसेप्ट आप समझ गए हो, बट ठीक है, अभी हम देखते हैं एक बार मामला क्या है, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। वो इतना स्पेंड कर रहे हैं तो उनकी सेविंग का रेशियो, यहाँ पर मैंने 20% लिया तो 1/5 आएगा, 25% 1/4 आएगा, यानी 8 9 10 ही लिया है। और ये 15/100, 5 दिए 5 20, 5 8 40। ओहो सॉरी, ये 20 से ऊपर गुणा किया है मैंने इसको, तो ये 3 नीचे भी तो जाना था, तो यहाँ पर तो 60 आएगा। या फिर ऐसे मैं कर सकता हूँ, देखो एक और बात बताऊँ, जैसे 3/20 भी, यहाँ पर आप 3 इक्वेशन माना करो अपने मन ही मन में, यानी कि 1/5 ए की वैल्यू है 8, या एक अलग चीज़ है तो ए की वैल्यू 40 रख देंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? एग्जैक्टली सेम काम करना पड़ेगा आपको इसके साथ। बी की वैल्यू भी यहीं से निकालनी पड़ेगी, सी की भी यहीं से। तो 3/20 बी की वैल्यू है 9, तो 3 ये 9। तो अगर 1/20 बी यानी कि b/20 की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 20 थी 60, ये मैंने लिया नहीं इसलिए गड़बड़ हो गई। यहाँ पर 60 वैल्यू होनी थी, 20 थी ये। हाँ अब ये हो गया, अब ये डेफिनेटली डिवाइड हो रहा होगा। 3 और 2 5 और 2 7, 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो भैया 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 11 11 दूनी 22, 22,000 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए बी एंड सी इज 16 12 9 इफ़ दे सेव दिस मच %। अब की बार उनकी सेविंग बता दी और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो बता दिया। पिछली बार एक्सपेंडिचर बता दिया था, सेविंग का रेशो, तो सेम ही बात है। अगर ये इतना सेव कर रहे हैं तो इनका एक्सपेंडिचर क्या होगा? तो इनकी सैलरी मैंने मान ली ए बी सी, अगर सेव कर रहा है 20% तो खर्च रहा होगा 80%, जो कि होता है 4/5। तो 4/5 ऑफ ए रेशियो, ये कितना बचा रहा है भाई साहब? अच्छा ये इतना सेव कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है? 1/4 बचा रहा है, तो 3/4 खर्च कर रहा होगा, 3/4 ऑफ बी। और ये बचा रहा है 60%, सॉरी खर्च रहा है 60%, तो 3/5 ऑफ सी इज इक्वल टू 16:12:9। और ईजी करने के लिए आप यहीं पर काट सकते हो, पिछली बार मैंने नहीं काटा तो हो गई थी ना गड़बड़, मेरी काटने की आदत है। 4 चौके 16, ए वाले को ए वाले से ही काट रहा हूँ, ठीक है। बी वाला कट रहा है क्या? 3 चौके 12, सी वाला कट रहा है 3 3 9, ठीक है। अब ए बी सी आ जाएगा इजीली,
मतलब इनको घुमाकर वहाँ पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। 5 चौके 20, रेशियो 4 चौके 16, रेशियो 5 दिए 15। इनकी सैलरीज का रेशियो आ गया। इफ द इनकम देन द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज दिस। तो टोटल कितने यूनिट है भाई? ये 16 और 15 31 51 यूनिट की वैल्यू बता रखी है, ठीक है। फाइंड देयर इंडिविजुअल इनकम। तो मैं क्या करूँ, नन ऑफ दीज भी है, एक बार 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ मैं। तो 51 से जा रहा है 7 पर 700। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 700 है तो कर दो 700 गुणा, ये हो जाएगा 14,000, 16 7 112 और 15 7 500, ये हो जाएगा। ये होगा, उसने नन ऑफ दीज दे दिया ना, इसलिए मुझे निकालना पड़ा। नन ऑफ दीज दे दिया, नहीं तो मैं पहले 14,000 देख के ही मार देता। ये ना होता कि 2 ठीक दे दे, तीसरी गलत दे दे, ऐसे भी कर देता वो, फिर एक आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज आप मारोगे ए, तो सिर्फ एक देख के भी यहाँ पर नहीं मार सकते हैं जी, समझ रहे हो? A person distributes his pen among 4 friends in this ratio. What is the minimum number of pens that the person should have? इस रेशियो में बांट देता है। तो पहले तो रेशियो की शक्ल सुधार ले, रेशियो बहुत गंदे तरीके से दे रखा है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे नंबर से जो इन सब से डिवाइड होता हो, यानी कि इन सब का एलसीएम कोशिश करेंगे। अगर एलसीएम से नहीं भी करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो रेशियो को फिर से काटना पड़ जाएगा बस। तो 12 तो देखो 6 4 और 3 का तो 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60 है एलसीएम। तो रेशियो हो गया 20, रेशियो 15, रेशियो 12, रेशियो 10। इनके अंदर कुछ कट तो नहीं रहा, ये देख लो, नहीं कट रहा। हो सकता है ना हमने एलसीएम लेने में गलती कर दी हो, तो क्या होगा, इनमें कुछ कटता हुआ मिल जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा है एलसीएम 60 की जगह 120 ले ले गलती से, तो होएगा क्या, तो इनका डबल आ जाएगा मामला। तो फिर 2 कट रहा होगा ना, क्योंकि आपने एलसीएम में 2 एक्स्ट्रा ले लिया। एलसीएम गलत ले लोगे तो आंसर गलत नहीं होएगा, वो रेशियो को फिर से सुधारना पड़ेगा, ये मामला है बस। तो ये रेशियो हो गया। इस रेशियो में उसने पेन बांटे हैं। अगर उसने इस रेशियो में पेन बांटे हैं तो टोटल पेन कितने हैं यहाँ पर, टोटल पेन कितने यूनिट हैं? तो 15 और 12 27, 27 और 30 57, 57 यूनिट्स हैं। तो पेन क्या होंगे, पेन 57 का इंटीजर मल्टीपल होंगे। इंटीजर मल्टीपल क्यों होंगे सर? टोटल पेन इसलिए होंगे क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि उसने उसको 3.5 पेन दिए, 7.5 पेन। क्लियर है? तो न्यूनतम उसको 57 का सबसे छोटा इंटीजर मल्टीपल क्या है 57, दूसरा क्या है 114, तीसरा क्या है, आगे जो भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, न्यूनतम कलमों की संख्या, तो वो 57 ही होगी, ठीक है। देन भाई टाइप्स ऑफ रेशियो, ये रेशियोज के कुछ टाइप्स हैं। ये अब तक अपने एग्जाम के अंदर आए हैं सर, अब तक अपने एग्जाम के अंदर नहीं आए हैं, लेकिन एक रिलेवेंट सा कंसेप्ट है। पूरी 5 मिनट लगेंगी, 5-6 मिनट इसको बताने में। तो एक बार सुन लो, अपने नोट्स में लिखोगे, एग्जाम में जाने से पहले 2 मिनट नज़र मारोगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। इतना इसका काम, क्योंकि रिलेवेंट है, ठीक है। चलिए ऐसे देखते हैं। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघाती अनुपात। अगर मैंने आपको बता दिया डुप्लीकेट रेशियो वो पूछेगा कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि A रेशियो B 4:9 है, वो आपको ऐसे बताएगा कि इफ़ A रेशियो B इज 4:9 देन फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। A रेशियो B का डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो होएगा किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा ये। तो डुप्लीकेट रेशियो होता है कि पावर डबल कर दो, ये यानी कि डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, अगर ए और बी का रेशियो 4:9 है तो इनका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, इनकी पावर डबल कर दो जी। तो यहीं पर यानी कि द्विघाती, हिंदी में तो आपको मतलब समझ में आ रहा है, द्वि का मतलब 2 और घाती का मतलब घात पावर। द्विघाती पावर 2 करने पर अनुपात क्या होगा, अनुपात की पावर 2 करने पर, कर दी हमने। अब डुप्लीकेट में पावर 2 कर रहे हैं, तो सब डुप्लीकेट में क्या कर रहे होंगे, पावर 1/2, सब लगा दिया उसने 1/2। तो सब डुप्लीकेट हिंदी में वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल निकाल दो अनुपात की, हिंदी में तो सीधा सीधा पता लग रहा है यहाँ पर। तो वो हो जाएगा, अगर कोई ये बोल रहा है कि ए और बी का, अगर एग्जामिनर आपको ये बोले कि सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज दिस, तो इसका मतलब वो √A और √B का रेशियो बता रहा है। और अगर वो रेशियो बताकर उसका पूछ ले, इसका √ कर दो। अगर मैं आपको बताऊं कि सब डुप्लीकेट
या फिर वर्गमूल अनुपात सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P एंड Q इज 3:5 है, देन फाइंड P/Q। तो सब डुप्लीकेट रेशियो बताया है, यानी कि √P रेशियो √Q ये बताया है। तो आपसे P/Q पूछ लिया तो स्क्वायर कर दो, तो P/Q हो जाएगा 9:25। ये छोटी सी बात है, बस इन टर्म्स का पता होना जरूरी है, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 2 करी है, यहाँ पर पावर 1/2। ट्रिप्लीकेट यानी कि पावर को ट्रिपल कर दो जी, यानी कि 3 कर दो, त्रिघाती। तो अगर A रेशियो B 4:9 है तो इनका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A³ और B³ का जो भी रेशियो है, यानी कि 64:729। सर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो अब आप समझ गए होंगे, सब ट्रिप्लीकेट यानी कि इनके क्यूब रूट का रेशियो, क्यूब रूट ऑफ 4 जो कि नहीं निकल सकता तो ऐसे ही रखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 9। एक नेक्स्ट है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, या फिर इसका दूसरा वर्ड मैं बताऊँ, रेसिप्रोकल रेशियो, यानी कि जो भी रेशियो है उसका रेसिप्रोकल कर देना। व्युत्क्रम अनुपात, यानी कि अगर A अनुपात B 4:9 है, इनका इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनका इनवर्स रेशियो होगा, जस्ट इनको उल्टा कर दो, 1/4:1/9। अब आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9:4। अब आपको लगेगा सर 4:9 का 9:4 उल्टा कर दो, वो सही है, लेकिन अगर उसने 3 दे दिए तो एक्चुअल कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। मान लो मैं आपको बोलूँ कि इफ़ A:B:C = 2:3:4, और मैं आपको बोलूँ कि इनका इनवर्स रेशियो, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात इनका बताओ। अब ऐसे उल्टा मत कर देना 4:3:2, क्योंकि एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो ये है, उसका इनवर्स करना है। अब हम किससे गुणा करेंगे, इन सब के एलसीएम से, यानी कि 12 से। 2 × 12, 3 × 12, 4 × 12, तो 643 हो जाएगा इनका इनवर्स रेशियो, ठीक है। इनवर्स रेशियो का मतलब पता चल गया। नेक्स्ट कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो होता है 2, 3 या 4 रेशियो का, मल्टीपल रेशियो का। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि A/B = 2:3 और C/D = कुछ भी 4:5, तो कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो वो आपको ऐसे बोलेगा, कंपाउंड रेशियो ऑफ A:B एंड C:D। ये सिंपली हुआ क्या है, A:B को एक बार ऐसे लिख लो आपको आसानी से समझाने के लिए, C:D को एक बार ऐसे लिख लो। तो कंपाउंड यानी कि इनकी गुणा पूछ रहा है वो आपसे। तो A:B क्या है, 2/3। C:D क्या है, 4/5। तो इनका कंपाउंड रेशियो क्या है, 8:15। दैट्स इट। तो वो 3 रेशियो का कंपाउंड रेशियो भी आपसे पूछ सकता है। ये जस्ट वर्ड है, इसका मतलब है ये यहाँ पर खत्म हो रहा है ना, कुछ भी मान लो 3:7। तो इन सब का कंपाउंड रेशियो क्या होगा अभी बता देते हैं, 2/3, 4/5, 3/7। 3 से 3 गया, 4 दूनी 8/35, ठीक है। तो जब कंपाउंड रेशियो पूछेगा तो या तो मिनिमम 2 रेशियो देगा, उनका प्रोडक्ट बताना है, या 3 रेशियो देगा, या 4 रेशियो देगा। तो ये कुछ रेशियोज के नाम हैं, टाइप्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अपने नोट्स के अंदर लिख लो। तो कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात में आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल रेशियोज, कुछ अनुपातों का गुणनफल, गुणा करके एक रेशियो नया बनाएंगे, उसको हम कंपाउंड रेशियो कह देंगे। एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप के आएंगे, ठीक है जी। देखो 5 मिनट लगेंगे हमें। द डुप्लीकेट रेशियो P एंड Q, P और Q का डुप्लीकेट रेशियो बता रहा है। इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट का मतलब है कि सेकंड पावर बताई है, द्विघाती अनुपात बताया है, यानी कि सेकंड पावर का रेशियो बताया है। द्विघाती अनुपात अगर 9:4 है तो P/Q तो आपको पता लग ही जाएगा, 3:2। स्क्वायर रूट कर लेंगे, आप बोलोगे जी हाँ,
यानी कि पी और क्यू का रेशो बताने का एक तरीका है, डुप्लीकेट बता देगा, ट्रिप्लीकेट बता देगा। तो पी इज टू क्यू 3:2 है। पी प्लस क्यू दोनों का सम 80 है, दोनों का सम रेशियो में कितना है 5 यूनिट, एक्चुअल में कितना है 80, एक्चुअल वैल्यू रेशियो से 16 गुना है, 16 5 80। बोल रहा है क्यू की वैल्यू बताओ, तो इसका 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, बताओ। सब डुप्लीकेट रेशियो बताया है ए और बी का, यानी कि √A और √B का रेशियो बताया है भाई ने। तो A/B क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 16:1। ठीक है जी। अगर ए और बी का डिफरेंस 60 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू 60 है, रेशियो से कितने गुना है एक्चुअल वैल्यू, 4 गुना है सर। तो एक्चुअल वैल्यू 4 गुना है। ए और बी का सम बताओ, तो रेशियो में इन दोनों का सम कितना है 17 यूनिट है सर। एक्चुअल चीज़ है 4 गुना है, 17 चौके 68। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है जी। द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियोज ऑफ दिस, इनके इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया कि इनवर्स रेशियो, अगर आपके पास एक रेशियो दे रखा है 3:4, तो इसका इनवर्स रेशियो होगा 4:3। जस्ट पलटना है, जस्ट पलटना है। अगर 3 रेशियोज मैं आपको दे दूं इनका इनवर्स रेशियो, तो उस केस में आपको निकालने में एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगी। एक्चुअल में इनवर्स रेशियो यही होता है कि उनका मैं रेसिप्रोकल दे दूं, जो भी हमसे पूछा गया है। लेकिन जब सिर्फ 2 दे रखे हो तो हम पलट के काम चला लें। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला, यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला कि इनके इनवर्स रेशियोज का कंपाउंड रेशियो बताओ। तो पहले तो मैं इनवर्स रेशियो यानी कि व्युत्क्रम अनुपात निकाल दूं। इसका इनवर्स रेशियो क्या होएगा भाई, इसका उल्टा होएगा। ये x बटे में YZ है, मैं इसको YZ बटे में x लिख दूं। सर आप ऐसे बटे में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वो कंपाउंड रेशियो निकालना है तो वो ईजी रहता है। इसका इनवर्स रेशियो क्या है, इसका इनवर्स रेशियो ZX बटे में Z, सॉरी Y, उल्टा लिख रहा हूँ, बाद वाले को पहले लिख रहा हूँ, XY बटे में Z। तो ये 3 इनवर्स रेशियो आ गए, इनका कंपाउंड रेशियो बताना है तो कर दो भाई गुणा। ये लो, कंपाउंड रेशियो गुणा ही करना होता है। X से X गया, Y से Y गया, Z से Z गया, XYZ। तो उत्तर क्या आ गया, कंपाउंड रेशियो XYZ बटे में 1। रेशियो निकालना है ना, 2 टर्म होनी जरूरी है। तो XYZ:1 ऑप्शन पे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो वही अपना कंसेप्ट लेक्चर 2 भी क्लियर हो गया है। उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लग रही होंगी चीज़ें, बर्डन नहीं पड़ रहा होगा आपके ऊपर, और मैं आपको रटवा नहीं रहा काम का की चीज़ें, मैं आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद आपको याद तो ऑफ कोर्स रखनी है, लेकिन हम बिना वजह याद नहीं रख रहे हैं, हम अपनी समझ को डेवलप कर रहे हैं, है ना। और ऑफ कोर्स आपको 2 3 6 2 × 3 6 है, ये आपको कैसे पता है, आपने समझ भी लिया है, लेकिन अब तो आपको रटा हुआ है ना, 8 7 56 आपको रटा हुआ है। तो हमने ये चीज़ें याद भी रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नोट्स इसीलिए मैं आपसे बनवा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, आपने बार बार रिवाइज करने हैं। लेकिन हम अपनी समझ डेवलप कर रहे हैं। समझ डेवलप करने से क्या होएगा कि स्ट्राइक हो जाएगा, कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्या करना है, क्यों करना है। कुछ भी उसने चेंज कर दिया कंसेप्ट के अंदर तो आप उसको कर ले जाओगे। इसी मटेरियल को बार बार करोगे तो वो कुछ भी कर दे एग्जामिनर, आप कर ले जाओगे, गारंटी देता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं।